हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में पढ़ेंगे हम मेथड्स के बारे में। अभी तक हमने देखा कि जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब हम समझ रहे हैं मेथड के बारे में। तो मेथड को समझने से पहले उसका यूज समझेंगे ताकि आपको एक अच्छे से क्लियर इमेज मिलेगी कि मेथड क्यों लिखे जाते हैं या फंक्शंस क्यों लिखे जाते हैं। मेथड को फंक्शंस भी बुलाया जाता है और फंक्शंस और मेथड क्यों बनाए जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि जब आप अपने क्लास के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब आपने कोई प्रोग्राम करना है, उसके बीच में आपको एडिशन की जरूरत पड़ी, तो आपने 4 लाइन का एक कोड लिखा जिसमें आपने 3 वेरिएबल्स बनाए, एक में वैल्यू स्टोर कराई, दूसरे में वैल्यू स्टोर कराई और तीसरे वेरिएबल में उन दोनों का सम जो है वो स्टोर करवा दिया। एंड देन फोर्थ लाइन के अंदर आपने उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया या जहाँ पे भी उसको आपको यूज करना था, आप अपने प्रोग्राम में उसको यूज कर लिया। ठीक है, देन आपको जो भी काम करना था आपने फर्दर काम किया एंड देन फिर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद में आपको फिर जरूरत पड़ी उस एडिशन की। मतलब कि अब एडिशन करना है कुछ डिफरेंट वैल्यूज के अंदर। तो आपने फिर से क्या किया, 3 वेरिएबल्स बनाए, पहले में वैल्यू स्टोर करी, दूसरे में वैल्यू स्टोर करी और एंड तीसरे वेरिएबल में आपने उन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनका एडिशन जो है या सम जो है वो उसमें स्टोर करवा दिया। एंड नेक्स्ट लाइन में उस वैल्यू को जहां पे भी आपको प्रिंट करवाना था, जहां यूज करना था, आपने एज अ प्रोग्राम में उसको यूज कर लिया। एंड ऐसा आपके प्रोग्राम के अंदर पूरी क्लास के अंदर एक बार नहीं 5-6 बार हुआ। तो क्या हुआ कि जो 4 लाइन का कोड है आपको 5-6 बार लिखना पड़ा। जब भी आपको एडिशन की जरूरत पड़ी आपको वो 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा। तो मैंने पूरे प्रोग्राम के अंदर 5-6 बार उसकी जरूरत पड़ी और मैंने उसको 5-6 बार लिखा सेम 4 लाइन को। बस डिफरेंट वैल्यूज थी, वैल्यूज अलग थी। लेकिन अगर मैं लॉजिक की बात करूं या कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो सेम था। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो कोड की जो रिडंडेंसी वो बढ़ गई, यानी रिपीटेटिवनेस बढ़ गई। मतलब कोड रिपीट हो रहा है बार-बार। ये आपके कोड में नहीं होना चाहिए। आप जितना कोड को कम रिपीटेटिव बनाओगे या जितना कोड को लेस रिडंडेंट बनाओगे उतना आपका कोड बेटर परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार-बार लिखे जा रहे हैं उसको हम एक ही जगह लिखें और मल्टीपल जगह से उसको एग्जीक्यूट करवाएं। मतलब कोड में लिखूं एक ही जगह, लेकिन जब भी मेरे को उसकी जरूरत पड़े मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊं उन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। मतलब कोड बार-बार लिखना नहीं चाहिए, एग्जीक्यूट तो बार-बार होगा, लेकिन लिखना एक बार ही पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स मैं लिखूंगा एक ब्लॉक के अंदर एंड जब भी उस पर्टिकुलर कोड की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी उस पूरी क्लास के अंदर या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, तो जहां-जहां जरूरत पड़ेगी मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। मतलब एग्जीक्यूशन तो बार-बार होगा ही, क्योंकि हमको 4 बार अगर एडिशन करवाना है तो 4 बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यूज़ से। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर 4 बार वो चीज़ यूज़ हो रही है, तो 4 बार ही उसका कोड लिखा जा रहा था। अब हम उस चीज़ को रिडंडेंसी को हटा सकते हैं, एक बार ही कोड लिख के। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हटाने के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जावा के अंदर मेथड्स का यूज़ ये होता है। अब मेथड्स होते क्या हैं? तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कलेक्टिवली नोन एज़ अ मेथड। मतलब आपकी क्लास में आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, बट मेथड में भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे जिसको एक अलग ब्लॉक दिया जाएगा। जब तक वो मेथड आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी मैंने मेथड तो बनाया, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे, लेकिन मैं उसको कभी मेन मेथड से कॉल ही नहीं किया। तो अगर मैं उसको मेन मेथड से कॉल नहीं करूंगा तो ये जो मेरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इस मेथड के अंदर वो कभी एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं। मतलब वो इनिशियलाइज ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो कोई भी ऑपरेशन के लिए आपने उनको ग्रुप करके एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर मेंशन कर दिया है। देन जब भी आपको इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस कोड को बार बार ना लिखे, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर दे, वो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब अगर आपको 10 बार ये चीज एग्जीक्यूट करनी है तो 10 बार कोड ना लिखे, एक बार कोड लिखे और 10 जगह से इस चीज को कॉल करे। ठीक है, अब समझते हैं इसके सिंटेक्स को। देखो, आपका जो मेथड है वो नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और पैरामीटराइज्ड मेथड भी हो सकता है। यानी कि कुछ पैरामीटर्स भी आप सेंड कर सकते हो मेथड के अंदर। जैसे कि एक नॉर्मल मेथड क्या होगा जिसमें मेरे को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने विदाउट एनी चेंज। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेरे को 10 बार एज इट इज एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो उस केस में मैं उस मेथड के कोई भी पैरामीटर्स नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर जैसे एडिशन की बात करूं तो एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो एडिशन का जो लॉजिक है या ऑपरेशन है वो सेम रहने वाला है, लेकिन जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो एडिशन वाला कोड है वो एक अलग मेथड में तो लिखूंगा, साथ में उस मेथड के पैरामीटर्स भी दूंगा, ताकि जब वो मेथड कॉल हो तो उसके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाए, जो आर्ग्यूमेंट्स उस पैरामीटर्स में रिसीव हो और उस पैरामीटर से वो एडिशन परफॉर्म हो। मतलब जब मैं एडिशन मेथड बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटीजर वैल्यू पैरामीटर्स में डिफाइन करूंगा, ताकि रन टाइम में जब भी ये कॉल हो तो मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट सेंड कर पाऊं। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर्स नहीं लेता हूं तो वो जो कोड है वो स्टैटिक रहने वाला, यानी कि वही सेम बार बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कोड तो एग्जीक्यूट हो, लेकिन उस कोड के अंदर जो वैल्यूज यूज हो रही है वो अगर मेरे को डिफरेंट करनी है या उस चीज को डायनामिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें पैरामीटर्स लगाऊंगा मेथड के अंदर और जब मैं उसको कॉल करूंगा तो उसमें साथ में आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। तो जब आप मेथड में डिफाइन करेंगे तो उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, और जब आप मेथड कॉल करते हो और उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज भेजोगे तो उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों मेथड को यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं टू रिमूव रिडंडेंट या रिपीटिव कोड। रिपीटेटिव कोड जो है उसको हटाने के लिए मैं मेथड को यूज करता हूँ।
और या फिर मेरे कोड को रीयूज करना है मेरे को बहुत ज्यादा, तो मैं मेथड को यूज करता हूँ। दैट मीन्स डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। अब इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जब भी आप मेथड को डिफाइन करते हैं, तो मेथड जब भी डिफाइन होगा तो सबसे पहले आता है एक्सेस मॉडिफायर, जो आपकी क्लास के आगे भी लगता है और मेथड के आगे भी लगता है। ये एक्सेस मॉडिफायर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा। तो एक्सेस मॉडिफायर जो आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक आ रहा है, पब्लिक की जगह प्राइवेट प्रोटेक्टेड आप लगा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में आता है वॉइड। वॉइड का मतलब यहाँ पे है रिटर्न टाइप, मतलब वॉइड की जगह आता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप की जगह हमने वॉइड क्यों लगा रखा है? रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या रिटर्न होगा जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा, तो वापस वैल्यू क्या आनी चाहिए, रिटर्न क्या होनी चाहिए, वो टाइप आपको यहाँ देना है। मतलब यहाँ पे भी एक तरह से डेटा टाइप ही आएगा, ठीक है, वो कहलाया जाएगा रिटर्न टाइप इस मेथड का। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है एक मेथड की, तो आप उसकी जगह क्या प्लेस कर सकते हैं रिटर्न टाइप में? वॉइड प्लेस कर सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है खाली, नल। तो कुछ भी वैल्यू अगर आपको रिटर्न नहीं करनी है उस मेथड से, तो आप वॉइड प्लेस करेंगे, और अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की, तो आप क्या यूज करेंगे? वो डेटा टाइप वहां मेंशन करेंगे। और आपके मेथड के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? रिटर्न स्टेटमेंट होगा, जिसमें आप वो वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देन उसके बाद में आता है रिटर्न टाइप के बाद में आपका क्या आता है? मेथड नेम। अब मेथड नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देने वाले हो, बट वही चीज आपको नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना है, कैमल केस को फॉलो करना है, केस सेंसिटिव के बारे में आपको ध्यान रखना है, और नेम ऐसा रखे जैसा काम हो रहा हो अंदर, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर अगर मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, या इसमें मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो नाम होना चाहिए वो इस मेथड का मैं नाम दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर आपके पैरामीटर्स आएंगे। अगर आपको इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है इस मेथड के अंदर, तो आप उन पैरामीटर्स को यहाँ डिफाइन करेंगे। पैरामीटर्स क्या होंगे? जो वेरिएबल आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वैसे ही आपको इन पैरामीटर्स में देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको 2 इंटीजर वैल्यूज चाहिए जब ये मेथड कॉल हो, तो इंट ए इंट बी अब ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आप इनको खाली रख सकते हो, बट मेथड इन्वोकेशन लगाना जरूरी है, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेथड के बाद में जरूरी आएगा, ठीक है। अब इसके बीच में अगर आपको कुछ वैल्यूज चाहिए, तो उनको कहते हैं पैरामीटर्स। वो आपको ऐसे डिफाइन करनी होगी, इंट ए इंट बी, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, जो भी आपको वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। डेटा टाइप आपको आपके हिसाब से लेना पड़ेगा, जैसा आपको रिक्वायर्ड है उस मेथड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है इस मेथड का, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ जाता है, इसके बाद में आपका ये जो मेथड है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस ब्रैकेट के बाद में इसका कोई स्कोप नहीं है मेथड का। मेथड का जो स्कोप है वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट तक ही है। तो आपको जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है, वो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन इसको कॉल कैसे किया जाता है? तो कॉल किया जाएगा दूसरे मेथड से या फिर मेन मेथड से, ठीक है। तो वहां से कैसे कॉल किया जाएगा? जो भी मेथड का नेम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेथड का नेम क्या है? माई मेथड। तो मैं जब भी कॉल कर रहा हूँ, तो माई मेथड और ब्रैकेट में क्या आएंगे? अगर पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं, तो उन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग आपको आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। जैसे इंट ए इंट बी भेज रखा है, यानी कि मेरे को 2 इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एज द आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं 2 इंटीजर वैल्यू जैसे 5,6, 7,8, जो भी मेरे को इंटीजर वैल्यू के अंदर एडिशन परफॉर्म करवाना है, क्योंकि मैंने ऐड मेथड बनाया फॉर एग्जांपल, तो वो वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, और वो वैल्यूज क्या कहलाएगी? आर्ग्यूमेंट्स कहलाएगी उस मेथड के, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से वही क्लास खोल ली जिसमें हमने प्रीवियसली वर्क कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मेरे इस पर्टिकुलर मेन मेथड के अंदर मेरे को मल्टीपल टाइम्स करने हैं। तो इन एडिशन को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए मेरे को ये 4 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे एक अलग से मेथड बनाता हूँ, ठीक है। अब मेथड जब भी आप डिक्लेयर करेंगे, तो वो हमेशा मेथड के बाहर होगा और क्लास के अंदर होगा। दैट मीन्स या फिर किसी अदर मेथड के अंदर कोई नया मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकता। वो डिक्लेयर कहाँ होगा? क्लास के अंदर होगा और मेथड के बाहर होगा। तो मेरा जो ये मेन मेथड है वो कहाँ कंप्लीट हो रहा है? यहाँ हो रहा है। तो इसके बाहर, इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। ये इस पर्टिकुलर सीरियल वाइज एग्जीक्यूट नहीं होता। हमेशा आपका मेन मेथड पहले कॉल होता है और यहाँ पे सीरियल वाइज होता है। यहाँ पे कंपाइलर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और अगर आपने एक मेथड यहाँ बना रखा है और एक मेथड यहाँ बना रखा है, ठीक है, और जो ऊपर बना रखा है मेथड वो आपने लास्ट में लिखा है और जो नीचे बना रखा है वो पहले लिखा है, तो नीचे लिखा हुआ जो कोड है या नीचे लिखा हुआ मेथड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और ऊपर लिखा हुआ जो मेथड है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग ऑन द लाइन कि जो आपका वो मेथड कॉल है वो कहाँ हुआ है। वो अगर पहले हुआ है तो पूछ रहा हूँ, तो उसका जो सम है वो मेरे को लाके दे वो, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ रिटर्न टाइप में इंटीजर लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई रिटर्न नहीं करवाना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे वॉइड प्लेस करेंगे, मतलब इसकी इंट की जगह हम वॉइड लिखेंगे। लेकिन अगर आपको रिटर्न करवाना ही कुछ वैल्यू और वो किस टाइप की वैल्यू है वो टाइप यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो मेरे को यहाँ पे जो सम रिटर्न होगा वो किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो मैंने यहाँ पे इंट दे दिया, ठीक है। देन मेथड का नेम आता है ऐड, ये मेथड का इन्वोकेशन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आपका सिंपल सा मेथड बन गया,
ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, ये यहाँ से मैं हटा के इसमें लगा देता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लगाया, इंटीजर लगाया, तो आपको अपने मेथड का जो लास्ट स्टेटमेंट है, मतलब जो लास्ट कोड होगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट से होगा। मतलब आपको लास्ट में रिटर्न लगाना ही पड़ेगा, इसको कहते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है, सम। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जब भी ऐड कॉल हो तो इन दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन होके किस में आएगा, सम के अंदर। वो सम मेरे को यहाँ रिटर्न हो जाए। तो मैं कैसे कॉल करूंगा इसको, मैं ऐसे कॉल करूंगा ऐड, ये सिंपल सा मेथड कॉलिंग हो गया आपका। ठीक है। तो जैसे ही कंपाइलर इस पे एग्जीक्यूशन करेगा तो क्या मिल जाएगा इसको, अब यहाँ पे देखो एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे सम डिफाइन नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, सम वेरिएबल इधर भी चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटीजर सम इक्वल्स टू। ठीक है। तो अब ये डिफाइंड है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भी आपने सम वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे भी सम वेरिएबल ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्कोप के अंदर है, ये अलग स्कोप के अंदर वेरिएबल है। अगर ये कॉमन वेरिएबल होते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तब आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर आपने क्लास में डिफाइन कर रखा होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, लेकिन मैंने इनको अलग अलग मेथड या अलग अलग स्कोप के अंदर डिफाइन कर रखा है सेम नेम से, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ऐड मेथड कॉल होगा, इससे रिटर्न क्या मिलेगी, मेरे को एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी लगाया है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप वॉइड दे रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर आप वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहते हो, तो ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप आप दे रहे हो, तो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा और उसी टाइप की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जैसे मैं इंटीजर यहाँ दे रहा हूँ, तो यहाँ जो सम जो है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा होना चाहिए, यानी वो किस टाइप का वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो इसलिए ये चीज़ कहीं एरर क्रिएट नहीं करेगी। स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है तो यहाँ स्ट्रिंग दूंगा, और रिटर्न के बाद में मेरे को स्ट्रिंग भेजनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रिंग वाला वेरिएबल लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, बट यहाँ इररिलेवेंट है, मैं एडिशन करवा रहा हूँ, तो मैं रिटर्न टाइप हमेशा इंटीजर ही भेजूंगा, क्योंकि एडिशन जो होगा वो दो इंटीजर के बीच में होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट भी आएगा वो इंटीजर में आएगा, और मेरे को रिजल्ट भी चाहिए वो इंटीजर में ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंटी रखूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर ही रखूंगा। ठीक है। अब एक और चीज, जब भी मैं इस ऐड मेथड को कॉल करूंगा, तो ये हर बार क्या करेगा, 7 और 21 को ऐड कर देगा, यानी 7 और 21 का जो भी सम होगा वो मेरे को मिल जाएगा। बट मेरे को जब एडिशन यूज करना है, तो एडिशन हमेशा सेम वैल्यूज का नहीं यूज करना है, मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भेज सकता हूँ। जैसे मेरे को एक बार 7 और 21 में एडिशन करवाना है, कहीं 100 और 200 में एडिशन करवाना है, तो एडिशन तो करवाना है, लेकिन वैल्यूज डिफर कर सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैरामीटर्स डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इंट ए, क्योंकि मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे को 2 इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंट बी। अगर आप 3 इंटीजर वैल्यू के बीच में एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 3 मेंशन करेंगे। ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप इनका नाम एबीसी रखें, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, num1 num2 num3, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। ये वेरिएबल की नेम्स है, तो आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल के बीच में एडिशन करवाना चाहता हूँ, तो ये मैंने 2 दे दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है। ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ। इंटीजर सम मैंने लिया, अब num1 प्लस num2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है। अब जब मैं ऐड मेथड को कॉल करूंगा, तब मेरे को यहाँ पे मैंडेटरी है कि मेरे को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जब ऐड मेथड को कॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ नोटपैड में काम कर रहा हूँ, आईडी में काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आईडी में कर रहा होता तो यहाँ पे क्या होता है, एरर आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है। एरर क्यों आती, क्योंकि जैसे ही वो मेथड को देख रहा है, तो यहाँ मेथड के अंदर वो उसकी जो डिक्लेरेशन है, उसमें उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइंड है। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा, तो उसको 2 पैरामीटर्स इंटीजर वाले बेचने पड़ेंगे, और जब इंटीजर वैल्यूज डालते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यूज को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं जिनके बीच में भी एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे 7 और 21 के बीच में मेरे को परफॉर्म करना है, तो मैं ऐसे भेजूंगा। ठीक है। या फिर मेरे को 100 400 इनके बीच में एडिशन करना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ऐड मेथड कॉल होगा, तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, तो कहाँ चला जाएगा, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर चला जाएगा। और ये जो 100 और 400 दिए हैं, 100 की वैल्यू किस में चली जाएगी, इस ए के अंदर, और 400 की वैल्यू चली जाएगी बी के अंदर। ठीक है। देन 100 प्लस 400 क्या होता है, 500, वो किस में आ जाएगा, सम के अंदर। और फिर रिटर्न स्टेटमेंट में हमने क्या कर दिया, सम को ही रिटर्न कर दिया है। तो जो सम में वैल्यू है वो कहाँ रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पे। दैट मीन्स वो इस सम में स्टोर हो जाएगी। अब जब इस सम में स्टोर हुई है, और नेक्स्ट लाइन में हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, तो जब प्रिंट होगा, तो हमको इसका सम प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं अपन, और यहाँ पे आपको पहले तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, cd
देखो जावा सी वापस यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमको वापस से हमारी फाइल को कंपाइल करना है और फिर से अपडेटेड बाइट कोड चाहिए। और अपडेटेड बाइट कोड को जब हम रन करेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर इसके थ्रू, तो हमने जो चेंजेस किए हैं हमारे फाइल के अंदर वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जावा सी हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, जावा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ आप देख सकते थे सम इज 500, तो हमने वहाँ क्या दिया था 100 और 400। फिर हमने उसको इसमें पास किया मेथड के अंदर, मेथड में एडिशन करवाया, उन पैरामीटर्स की वैल्यूज से उनके अंदर एडिशन करवाया, एडिशन करवा के रिटर्न करवाया सम वैल्यू, और जो वैल्यू रिटर्न हुई मेथड से उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से इस वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हैं सम इज 500 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप मेथड को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जब भी आपको रिडंडेंसी हटानी है आपके प्रोग्राम की, या अपने क्लास के अंदर कोई भी ऐसा रिपीटेटिव कोड जिसको अगर आपको हटाना है, तो आप ऐसे मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।